नमस्कार, जय हिंद। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स क्या होती है? एक्चुअल में अगर आपको जानना है कि पॉलिटिक्स क्या होती है, तो अंकित सर का ये वीडियो एक बार आप ज़रूर देखिए। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 20 जनवरी तक अभी बाइडेन सत्ता में है, यानी डेमोक्रेट सत्ता में है। उसके बाद ट्रम्प चचा सत्ता संभाल लेंगे और ट्रम्प के आने का कुछ इस प्रकार से खौफ है पूरी दुनिया में कि कई देशों में कुछ ऐसी उठापटक हो रही हैं जिसका डायरेक्ट लिंक वर्तमान बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से लगाया जा रहा है। और जिस तरह से हम लोग भी वीडियोस में चर्चा करते थे और आपको बताते थे कि आप डॉट्स को कनेक्ट करिए तो आप पाएंगे कि दुनिया के बड़े बड़े देशों में, छोटे छोटे देशों में जो भी उठापटक हो रही है उसके पीछे इस तरह की डीप स्टेट्स का हाथ है, जिसमें ये डेमोक्रेट्स भी मिले हुए हैं। उसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है अभी रशिया में हुआ हमला। कल आपको पता है कि रशिया में 9/11 की स्टाइल में हमला हुआ, जहां पर एक बिल्डिंग को एक ड्रोन से उड़ा दिया गया। बाद में पाया गया कि ऐसे कई ड्रोन्स यूक्रेन की तरफ से छोड़े गए थे और रशिया में इस तरह का हमला किया गया है। यह हमला सिर्फ इसलिए किया गया है जिससे कि रशिया और यूक्रेन की बात इतनी बिगड़ जाए कि कल को ट्रंप उसे ठीक भी करना चाहे तो रशिया अब ठीक करना ना चाहे। भाई एक बात बताइए, पुतिन के देश में इस तरह का हमला हो जाए और कल को ट्रम्प चचा सत्ता में आए और ट्रम्प चचा बोले कि भाई रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है अब इसे रोक देना चाहिए, तो अब पुतिन नहीं मानेगा। क्योंकि अगर पुतिन ने अब रोक दिया तो जनता पुतिन के खिलाफ हो जाएगी कि आपके देश में आकर के यूक्रेन इस तरह से हमला करके जा रहा है और आप उससे शांति समझौता कर रहे हैं। इसका मतलब पुतिन आप डर गए हैं। अब पुतिन जानबूझ के इसको खींचेंगे। ये चाल है डेमोक्रेट्स की। कुछ समय पहले हमने वीडियो बना करके आपको बताया था कि पहली बार ऐसा हुआ है, अभी महीना भर हुआ है इस बात को, कि पहली बार ऐसा हुआ है 2.5 साल 3 साल के युद्ध में जब यूक्रेन की तरफ से रशिया में अमेरिकन मिसाइल्स दागी गई हैं। अमेरिका इस समय बड़े पैमाने पर हथियार दे रहा है यूक्रेन को, पैसा दे रहा है, जिससे कि बात इतनी ज्यादा बिगड़ जाए कि सॉल्व ना हो पाए। उसी प्रकार से बांग्लादेश में जो उठापटक हुई, बांग्लादेश में भी अब कोशिश करी जा रही है कि पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे करवा दिए जाएं। इसलिए अभी इजिप्ट के कायरो में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के दौरान D8 की मीटिंग थी। उस मीटिंग के दौरान ये शाहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश और पाकिस्तान के दोनों अध्यक्ष जो हैं, मिले और मिलकर के ये क्या कह रहे हैं, जो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस है, ये कह रहे हैं कि भाई ये काम करते हैं, पाकिस्तान जो 1971 में हुआ, जो युद्ध हुआ, उसमें जितनी भी बातें बिगड़ी हैं उसे थोड़ा सेटल कर लेते हैं और आपसी समझौता कर लेते हैं। इसमें पाकिस्तान को तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ये क्या है? क्योंकि जो बात बिगड़ी वो बांग्लादेश के लिए बिगड़ी। ज्यादातर लोग तो बांग्लादेश के मरे थे, सही बात। पाकिस्तान का क्या बिगड़ा था? कुछ नहीं। अब एक बात बताइए, अगर बांग्लादेश को लगता है कि इनकी तरफ से भी पाकिस्तान का कुछ बिगड़ा है, तो बांग्लादेश ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा था। पाकिस्तान को जो बिगड़ा था वो भारत की सेना ने बिगाड़ा था। 93,000 सैनिक सरेंडर करवा दिए थे भारत की सेना ने। पाकिस्तान खुद सरेंडर करके गया था कि हम युद्ध हार रहे हैं, तो कायदे से पाकिस्तान का तो भारत ने बिगाड़ा था, बांग्लादेश का तो खुद बिगड़ा था। तो ये काय बात का सेटलमेंट कर रहे हैं? या फिर आप ये मानिए कि आपको भारत ने सहायता करी थी तो आप शायद उसके बिहाफ पे बोल रहे हैं, पर ये भी मानने को तैयार नहीं है। इस वक्त बांग्लादेश ये मानने को तैयार ही नहीं है कि इनको नया देश बनाने में ये भारत ने कभी मदद नहीं करी थी। मानेंगे। इस ये तरह के ये कभी लोग मान हैं। ही नहीं सकते हैं। आप अगर एक डेटा मतलब उठा करके मतलब देखेंगे तो कुछ कर लो, पाएंगे कि ये जितनी कभी नहीं नफरत मानने वाला है। बांग्लादेश में भरी हुई है भारत को लेकर के, आज से नहीं पहले से, उतनी नहीं पाकिस्तान में भी मानेंगे। नहीं है। मैं आवाम की बात कर रहा हूं, सत्ता की नहीं। लेकिन बांग्लादेश में इकोनॉमिक मॉडल कुछ इस तरह से शेख हसीना ने बना रखा था कि वहां की ग्रोथ को देख करके लोग रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज थी, किस तरह से बांग्लादेश टेक्सटाइल में इतना बड़ा एक्सपोर्ट का हब बन गया, किस तरह से बांग्लादेश की इकोनॉमी ग्रो करती रही। और आज की डेट में बांग्लादेश की पर कैपिटा जो इनकम है, प्रति व्यक्ति जो आय है, वो लगभग लगभग भारत के प्रति व्यक्ति आय के आसपास है। भारत वाले थोड़े से आगे हैं। तो चूंकि इतने लंबे समय से शेख हसीना वहां पर चीजें संभाले हुई थी, तो लोग फट नहीं पा रहे थे। अब फटने का मौका मिला है तो अच्छे से सामने आ रहे हैं और अपनी जो गुस्सा है वो खुलेआम जाहिर कर रहे सही हैं। बात है। वहाँ हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ये तो है ही। खुलेआम बोल रहे हैं कि भाई अब हमें ग्रेटर बांग्लादेश बना लेना चाहिए। ये पता है किसने बोला है? ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की संकल्पना एक व्यक्ति ने दी, इसका नाम है महफूज आलम। ये यूनिस का राइट हैंड है और इसका सलाहकार है इस वक्त सत्ता में। और ये वही महफूज आलम है जिसने कुछ दिन पहले एक मैप जारी किया था बांग्लादेश का, इसे ग्रेटर बांग्लादेश कह रहा है। और इसमें भारत के भी कई क्षेत्र शामिल किए गए हैं, जिसमें बंगाल शामिल है, झारखंड उड़ीसा शामिल है, असम शामिल है, मेघालय शामिल है, त्रिपुरा भी शामिल है, मिजोरम भी शामिल है। यानी कि इसका कहना था कि भारत के क्षेत्रों पर भी कब्जा करना चाहिए, अब हमें ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहिए।
और ये वही महफूज आलम है जो कुछ समय पहले जब यूएस में मोहम्मद यूनुस गया था तो मोहम्मद यूनुस ने खुलेआम इसकी तारीफ करी थी मंच पे और बोला था कि यूएस वालों, यही महफूज आलम है, यही वो लड़का है जिसने बांग्लादेश में तख्ता पलट कराने में मदद करी है, यही वो लड़का है जिसने पूरी प्लानिंग करी, प्लॉटिंग करी और पूरे तरीके से लोगों को सड़कों पर लेकर के आया और एग्जीक्यूट कराया उस प्लान को, जो प्लान हम सबने मिल करके बनाया था। और ये बात कही गई है बिल क्लिंटन के सामने। क्लिंटन कौन है? बंगाल का पूर्व 19 राष्ट्रपति है, जिला डेमोक्रेट्स का नेता है। अब जमाइत टोला अब बन ये बात चुका बोल है। रहे हैं कि हमने सब यहाँ कुछ से प्लान के मुझे अनुसार लगता है एग्जीक्यूट किया है। ये मुद्दे इसका वही मतलब जो है जनता जो बांग्लादेश की बांग्लादेश सड़कों से पे आई आकर थी यहाँ वो पे अचानक तो नहीं यहाँ आई की थी, दलित लड़की, और जिस मुद्दे पर आई थी गरीब वो लड़कियों मुद्दा भी से वाजिब शादी नहीं था। कर लिए हैं। यानी वो मुद्दा जानबूझ के क्रिएट किया गया था और पूरी प्लानिंग के साथ लोगों को उतारा गया था। ये बात हम लंबे समय से वीडियोस में बता रहे हैं, पर लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, लोगों में गुस्सा था, शेख हसीना को लेकर के लोग नाराज थे, लोग उनकी पॉलिसीज के खिलाफ थे, लोगों को लगता था कि इलेक्शन ठीक से नहीं कराए हैं उन्होंने, इसलिए लोग सड़कों पे आ गए। नहीं साहब, ये सोची समझी साजिश थी। खुद बोल रहा है, आप जाकर के वीडियो देख लेना, और इसकी तारीफ कर रहा है और ताली बजा रहे हैं ये सब, देख लीजिए, क्योंकि ये सब मिलके काम कर रहे हैं जी। हम कब से आपसे कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स यही चाहते हैं, और आप देखना चाहें तो इस तस्वीर से अंदाजा लगा लीजिए जो बाइडेन किस तरह से गले मिल रहे हैं। जो बाइडेन के मुंह से आज तक बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कुछ नहीं निकला, लेकिन इस तरह से गले मिलना ये बताता है कि सब मिली हुई है। और अभी केजरीवाल जी होते तो बोल देते कि सब मिले हुए हैं जी। अब आप डॉट्स को कनेक्ट करिए और सोचिए कि बांग्लादेश में हुआ क्या था। इन्होंने प्लानिंग के साथ किया, ये खुद बोल रहे हैं। इन्होंने जनता को गुस्से में ला करके सड़कों पे उतारा रिजर्वेशन के मामले पर, और दूसरा मामला ये था कि शेख हसीना पर आरोप था कि शेख हसीना ने जो इलेक्शन कराए हैं इस साल के जनवरी में, वो पूरी तरह से करप्ट थे, उसमें मेल फंक्शन था, यानी कि पारदर्शी नहीं थे। आप दो चीजें समझ रहे हैं। अब इन दो चीजों को भारत से कनेक्ट करिए। भारत में क्या बोला जाता है कि ईवीएम हैक कर ली है इसलिए जीती है। ईवीएम ईवीएम ईवीएम, यानी भारत में भी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उन पर क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश की जाती है, जिससे लोगों में ये भावना बन जाए, लोगों में गुस्सा बन जाए कि यार ये मोदी ना जीत नहीं रहा है, इसको ना ये सेटिंग करके आ रहा है। और दूसरा, भारत में मुद्दे पैदा करो, जैसे वहां रिजर्वेशन का किया था, यहां संविधान का करो। यहां पर कभी फार्मर्स को आगे लेकर के आओ, यहां पर कभी पेपर आउट करा दो, यहाँ पर एक के बाद एक रेल हादसे करा दो। आपके सामने ऐसे कई वीडियोस, कई आपने न्यूज़ सुनी होंगी जहाँ रेल की पटरी पर कोई कुकर बांध दे रहा है, कोई रेल की पटरी पर कुछ और बांध दे रहा है, वीडियो बना रहा है, फिर उससे एक्सीडेंट्स हो जा रहे हैं। अब देश में रेल की पटरी ऐसे जगहों से गुजरती हैं, कई जगह पर, ज़्यादातर तो ऐसी जगहों से गुजरती है जहाँ दूर दूर तक कोई आदमी नहीं होता, कोई कैमरा नहीं होता, वहाँ कोई कुछ भी कर जाए, कौन देखने बैठा है। तो आपने देखा होगा रेल एक्सीडेंट्स लगातार बढ़ गए थे, पेपर आउट की घटनाएं लगातार बढ़ गई थी, संविधान लगातार चल रहा था, फार्मर प्रोटेस्ट लगातार चल रहा था, मणिपुर की बात को बार बार उठाया जा रहा था। मणिपुर में क्या हो रहा है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, पिछले से पिछले वीडियो में, और कुछ समय 4 महीने पहले ही मैंने एक वीडियो बना करके बताया था कि मणिपुर में जो हो रहा है वो मणिपुर और बांग्लादेश का एक हिस्सा और म्यांमार का एक हिस्सा मिला करके नया देश बनाने की साजिश चली जा रही है, और उसमें यही सब लोग शामिल हैं। ये लोग जो इतने भी हैं ये सब शामिल हैं, पर लोग नहीं मान रहे थे। लोगों को लग रहा था हम बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं या मोदी का समर्थन कर रहे हैं। अगर आप इन लोगों की बातें सुन के भी अगर आपको लगता है कि चीज़ें सब कुछ सेटिंग से की गई हैं, या आपको लगता है कि शेख हसीना ही गलत थी, या आपको लगता है कि वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था को दबा दिया था शेख हसीना ने, तो ये तो लोकतंत्र स्थापित करने आए थे ना, तो फिर क्या लोकतंत्र स्थापित कर रही है कि भारत पे कब्जा कर लो, ये लोकतांत्रिक मूल्य हैं। अच्छा, शेख हसीना तो चलिए मान लिया कि उसने ईवीएम हैक करके, जो भी वहाँ पे प्रोसेस होता है उसको हैक करके जीती, मान लिया, तो ये किस हिसाब से आकर के वहाँ पर मोहम्मद यूनुस जो है सत्ता पर काबिज हो गए, किस हैसियत से? जो मिलिट्री कू वहाँ पर हुआ, क्या वो डेमोक्रेटिक था? इस पर कोई बात ही नहीं करता। भाई आप कह रहे हैं कि ये आदमी गलत तरीके से आया हुआ है, ठीक है, आपने से हटा दिया, तो जब आप आकर के बैठ गए तो आप कौन से सही तरीके से आए हो? इलेक्शन करवाओ ना वहां पे। तो जो बांग्लादेश में हुआ, अब वो सबके सामने प्रूफ के साथ आ चुका है। अब भी कोई ये कहता है कि नहीं नहीं, जो शेख हसीना थी वही डिक्टेटर थी, तो ब्रेन वॉश का कुछ नहीं किया जा सकता। अब ये जो डिक्टेटर वाली बात है, सड़कों पे लाने वाली बात है, ईवीएम है कि, या जो लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाली बात है, बांग्लादेश में हो रही थी, सेम इंडिया में भी हो रही थी, और सेम यूएस में भी हुई थी। आप अगर कमला हैरिस के स्पीचेस को सुने जब यूएस में चुनाव चल रहे थे, तो कमला हैरिस बार बार ट्रंप को डिक्टेटर बताती थी। कमला हैरिस बार बार इस बात को बोलती थी कि भाई ट्रंप अगर आ गए तो संविधान चेंज कर देंगे। प्रोजेक्ट 25 की भी बात होती थी। तो यानी कि स्क्रिप्ट कहीं से लिखी जा रही है जो हर जगह लगाई जा रही है। और उसका प्रमाण और देखना हो तो आप सीरिया देख लीजिए।
सीरिया में किस तरह से अभी तख्ता पलट हुआ है, तख्ता पलट के बाद सीरिया के साथ सबसे ज्यादा संबंध कोई बनाने में लगा हुआ है तो यूएस है। कल ही मीटिंग हुई है, यूएस हेल्ड वेरी प्रोडक्टिव फर्स्ट मीटिंग विद सीरियास न्यू रूलर अल शरा। इसके साथ यूएस के ऑफिशियल्स आए थे, इन्होंने मीटिंग करी और बोला है कि यूएस हर तरह की मदद करेगा सीरिया में कॉपरेशन की। क्यों करेगा जी, क्यों करेगा? क्योंकि पहले सीरिया में जो बशर अल असद था वो रशिया की तरफ से सपोर्टेड था। यूएस ने वहां पर विद्रोह करा के, अभी लड़ाई झगड़ा करा के उसको हटा दिया वहां से, अपने टाइप के लोग बिठा दिए। अब यूएस उनके साथ संबंध बनाएगा, जैसे बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के साथ बना रहा है। अब भी अगर लोग नहीं समझ पा रहे कि डेमोक्रेट्स की किस तरह से चलते हैं तो फिर क्या ही किया जा सकता है। उसके बाद वहीं पर एक इनका मिलिटेंट था सीरिया में, उसका नाम था अल जोलानी। इस पर यूएस ने $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ था इसको मारने का, पकड़ने का। इस पर यूएस ने अब हर तरह का जो आरोप था, जितने भी इनाम थे सब वापस ले लिए, कह लिया कि इसको हम पूरी तरह से मुक्त करते हैं, इस पर अब किसी तरह का कोई यूएस का खतरा नहीं है। क्यों कर दिया जी आपने इसे मुक्त हर चीज से? क्योंकि इसने वहां पे तख्ता पलट करने में आपकी मदद करी है। और ये जो व्यक्ति है जुलानी, ये लीडर है हयात तहरीर अल शाम का। हयात तहरीर अल शाम वही ग्रुप है जो सीरिया में अभी तख्ता पलट कराने में रोल प्ले किया है। और ये ग्रुप पहले अलकायदा में मिला हुआ था, अलकायदा से निकल करके बनाया, ऑफशूट है उसका। और अलकायदा का था ओसामा बिन लादेन, जो यूएस का दुश्मन था, जिसको यूएस ने पाकिस्तान में घुस के मारा था। तो कहने का तात्पर्य है कि जहां यूएस का इंटरेस्ट आता है वहां यूएस अपने दुश्मनों की टीम से निकली हुई टीम के साथ भी हाथ मिला के काम कर लेता है, उसको सत्ता में बैठा देता है और फिर उस पर लगे हुए जितने भी आरोप हैं उनसे उसे मुक्त भी कर देता है। मतलब जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं है, विशेष तौर पर यूएस। हर जगह जहां कुछ भी उल्टा सीधा हो रहा है वहां आपको यूएस मिल जाएगा। बांग्लादेश देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, अभी यूक्रेन रशिया देख लीजिए। हर किसी को लग रहा था कि रशिया यूक्रेन का वॉर ट्रंप आते ही 2-3 दिन में ठीक कर देंगे, पर वो नहीं हो सकता साहब। ये इतना कचरा कर जाएंगे कि आप ठीक कर ही नहीं पाओगे। ये पूरी जो साजिश है इस तरह से चल रही है। तो कहने का तात्पर्य है जियो पॉलिटिक्स को देख करके हम ये समझने का प्रयास करें कि हमारे देश में जो भी गतिविधि होती है हम इंडिया की पॉलिटिक्स के हिसाब से तो उसे देखें ही। क्या पता पॉलिटिशियंस करा रहे हो, क्या पता हमारा इंटरनल मैटर हो, बिल्कुल देखें, लेकिन ये भी देखें कि क्या पता जियो पॉलिटिक्स एंगल हो, क्योंकि स्क्रिप्ट सेम है जी। जब स्क्रिप्ट सेम होती है और बाद में प्रूफ सामने आते हैं, लोग खुलेआम बोलते हैं कि यही वो लड़का है जिसने सब कुछ किया, तो डाउट होता है। और अभी भी मैं बोल रहा हूं, करीब करीब 25 दिन बाकी हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को। इन 25 दिन में आप देखना एक आध और बड़ी न्यूज आपको मिल जाएगी। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता दिख जाएगा। तब तक भारत अपना पेशेंस बनाए है। भारत को वैसे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत पेशेंस बनाए है। और भारत और चाइना अभी थोड़ा अलग एंगल से खेल रहे हैं। दोनों अपने मसलों को थोड़ा ठंडे बस्ते में रख के सुलझाते हुए जितने सुलझ सकते हैं, दोनों एक साथ चलने का प्रयास कर रहे हैं। और रशिया भी भारत और चाइना के साथ मिलकर काम करना चाह रहा है, जिससे ये जो गुंडागर्दी है इस बड़े देश की, इसे काउंटर किया जा सके। यही वीडियो का उद्देश्य है कि मैं आपको एक ऐसा इंसाइट दे सकूं जहां आप एक बॉक्स से बाहर निकल के सोच सकें और दुनिया की जब गतिविधियों को देखें तो डॉट्स को कनेक्ट करके किसी नतीजे पर पहुंच सकें। और अपने देश के लोगों को गाली देने के बजाय, अपनी सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाने के बजाय एक बार ये भी देखें कि दुनिया में हो क्या रहा है। हाँ, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं दुनिया की वजह से कुछ नहीं हो रहा, सब हमारा ही मैटर है, तब फिर अपनी सरकार पर भी प्रश्न उठाएं। क्योंकि सरकार कब डिक्टेटर बन जाती है ये भी पता भी नहीं चलता। कई कई बार हो सकता है सरकार इस चीज़ का फायदा भी उठा ले, हमें उस पर भी ध्यान रखना है। जय हिंद।